स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और चलिए खबरों की शुरुआत दिल्ली से बड़ी खबर के साथ। 24 घंटे में कोरोना के केस घटे हैं और 81 दिन के बाद 60,000 के नीचे ये आंकड़ा आया है। बीते 24 घंटे में 58,419 कोरोना के केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 87,619 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं और 1,576 लोगों ने अपनी जान गंवा दी कोरोना के चलते पूरे देश भर से। तो बीते 24 घंटे का कोरोना अपडेट आपको बता रहे हैं। पूरे देश का, पूरे हिंदुस्तान का 24 घंटे में कोरोना के केस घटे हैं। 81 दिनों के बाद 60,000 के नीचे ये आंकड़ा पहुंचा है और 58,419 का यह आंकड़ा कोरोना केस आए हैं सामने। और बीते 24 घंटे में 87,619 मरीज डिस्चार्ज कर दिए गए होम आइसोलेशन या अस्पतालों से। इसके अलावा बीते 24 घंटे में 1,576 लोगों ने अपनी जान कोरोना वायरस के चलते गंवा दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिवपुरी में डेल्टा प्लस वेरिएंट से मौत हो गई। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से 4 लोगों की मौत हुई। यह खतरनाक वेरिएंट बताया जा रहा है और सीक्वेंसिंग सैंपलिंग से यह खुलासा हुआ है। जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई जिससे पता चला कि इनमें डेल्टा प्लस वेरिएंट था। 4 लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके थे। भोपाल में भी एक महिला मरीज में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिल चुका है। 16 जून को 65 साल की महिला में ये डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला था। कोरोना का सबसे खतरनाक वेरिएंट डेल्टा प्लस माना जा रहा है। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं। रमन सिंह दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह दिल्ली रवाना हुए हैं। 2 दिनी दिल्ली दौरा है उनका। मिशन 2023 पर राष्ट्रीय नेतृत्व से वे चर्चा करेंगे। जेपी नड्डा से सभी उपाध्यक्षों की चर्चा होनी है। संगठन के मुद्दे पर आज दोपहर 3 बजे से ये चर्चा होगी। तो जेपी नड्डा से सभी उपाध्यक्षों की, पार्टी के सभी उपाध्यक्षों की चर्चा होनी है जिसमें डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल होने के लिए गए हैं। और 2023 की यह तैयारी है। जेपी नड्डा से सभी उपाध्यक्षों की चर्चा होनी है। संगठन के मुद्दे पर ये चर्चा की जाएगी। दोपहर 3 बजे ये चर्चा होनी है। राष्ट्रीय नेतृत्व से चर्चा करने वाले मिशन 2023 को लेकर दिल्ली के दौरे पर रमन सिंह गए हैं और 2 दिनों का उनका ये दिल्ली दौरा है। तो रायपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह दिल्ली रवाना हो चुके हैं। पूर्व सीएम अवधेश हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अवधेश, विस्तार से बताएं इस दौरे के बारे में। 2 मायने से काफी अहम है पुनीत। पहला ये कि जिस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा विगत दिनों सभी प्रदेश के अध्यक्षों और संगठन के प्रभारियों से चर्चा करके आगामी दिनों में क्या कुछ कार्य योजना है बीजेपी की, उससे चर्चा की थी। अब इसके बाद आज जो है उपाध्यक्षों के, जितने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है सबके साथ दोपहर 3 बजे से बैठक रखी गई है, जो रमन सिंह ने जानकारी दी है। और उन्होंने कहा है कि न केवल मिशन 2023 बल्कि आने वाले समय में देश में जो 7 राज्यों में जो चुनाव होने हैं उन तमाम राज्यों की क्या कुछ रणनीति होगी, बीजेपी अभी से तैयारी करेगी, उन तमाम चीजों पे विस्तार से चर्चा होनी है। साथ ही साथ कोरोना काल में जिस तरह से बीजेपी ने सेवा ही संगठन अभियान चलाया, उस अभियान का क्या प्रतिसाद रहा, उसे जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा होगी। लेकिन दूसरा सबसे अहम पहलू ये है पुनीत कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो है वो विस्तार और फेरबदल की जो चर्चाएं है लगातार जारी है। और कहा जा रहा है कि जुलाई में जो मानसून का सत्र है कि उससे पहले जो है ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल होना है। तो ऐसे में जो कई नामों की चर्चा है, हमने देखा कि चाहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, असम के पूर्व मुख्यमंत्री हो, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, तमाम लोगों के जो नाम है वो उस सूची में शामिल किए जा सकते हैं। उन तमाम नामों पे भी चर्चा है। तो ऐसे में इस बात पे भी चर्चा है कि क्या रमन सिंह को भी कहीं इस तरह से केंद्र में जिम्मेदारी तो नहीं दी जाएगी। तो तमाम तरह के अटकलें हैं। चूंकि छत्तीसगढ़ बीजेपी में बड़ी बैठक चल रही है और रमन सिंह दिल्ली गए हैं तो वहां पे उनकी भी बैठक है। साथ ही साथ जिस तरह से नामों की अटकलें हैं, तमाम चीजों के लिए डॉक्टर रमन सिंह का दिल्ली दौरा काफी अहम माना जा रहा है। शुक्रिया अवधेश आपका इस जानकारी के लिए। तो ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह दिल्ली रवाना हो चुके हैं। कोरबा से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर गोबर चोरी की एफआईआर दर्ज हुई है। जी हां, गोबर की चोरी हो गई गौठान से और थोड़ा बहुत नहीं 8 क्विंटल गोबर चोरी हो गया। ढोरेना गांव के गौठान से ये गोबर चोरी हुआ है। मौके पर शराब की खाली बोतलें मिली हैं।
दीपका थाने में गोबर चोरी की एफआईआर दर्ज हुई है और ये पहली बार गोबर चोरी की एफआईआर हुई है, रिपोर्ट हुई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। अब्दुल असलम हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अब्दुल, गोबर की चोरी की एफआईआर दर्ज हुई और ये पहली बार हुआ। हालांकि गोबर सरकार खरीद रही है और इसका पैसा दे रही है, इसलिए इसकी चोरी हो गई, ये बड़ा हैरान भी करता है। और ये 8 क्विंटल गोबर चोरी कैसे हो गया, किसके द्वारा ले जाया गया, कैसे ले जाया गया होगा, तमाम तरीके के पहलू हैं जिन पर पुलिस छानबीन करेगी। जी पुनीत, आपको बता दूं कि ये दीपका थाना क्षेत्र का मामला है। जो डुरेना जो गांव है, वहाँ जो गौठान है उसमें ये गोबर रखा हुआ था 8 क्विंटल, जिसे अज्ञात चोरों द्वारा इसे चोरी कर ले जाया गया है। और इस मामले में जब गौठान समिति के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी दीपका थाने में, और उसके बाद इस मामले में अपराध दर्ज, पहली बार ऐसा मामला दर्ज हुआ है जिसमें गोबर चोरी का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बिलासपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी से बाइक सवार भिड़ गया। रॉन्ग साइड बाइक चला रहा था यह शख्स पुलिसकर्मी के साथ, उसने बदसलूकी की है और यह वीडियो भी वायरल हुआ है इस बदसलूकी का। आईजी, एसपी, ट्रैफिक एएसपी ने इसका संज्ञान लिया है। कार्रवाई करने की बात अब अधिकारी कहते हुए नजर आ रहे हैं। बिलासपुर से यह खबर और इसका वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक युवक भिड़ गया, रॉन्ग साइड बाइक चला रहा था, रोका गया और ट्रैफिक पुलिसकर्मी से ये बाइक सवार भिड़ गया, बदसलूकी करने लगा। इसका वीडियो वायरल हुआ है। आईजी, एसपी और ट्रैफिक एएसपी ने इसका संज्ञान लिया है। रॉन्ग साइड से आ रहा था। अब अधिकारी कार्रवाई करने की बात कहते नजर। रायपुर से खबर बता रहे हैं, बांग्लादेशी विमान की नीलामी होगी। बांग्लादेशी विमान की ई नीलामी की जाएगी। रायपुर एयरपोर्ट पर खड़े विमान की यह नीलामी होनी है। कानूनी सलाहकारों से इस संबंध में चर्चा की गई है। रायपुर विमानतल अथॉरिटी ने इसकी चर्चा की है। अथॉरिटी ने बांग्लादेशी कंपनी को पत्र लिखा है। बांग्लादेशी कंपनी के जवाब का इंतजार हो रहा है और कंपनी पर पार्किंग समेत 3 करोड़ रुपए का ये वसूली बनती है। कंपनी पर 3 करोड़ रुपए का ये पहुंच गया आंकड़ा। 7 अगस्त 2015 से ये रायपुर में ही विमान खड़ा है। आपात स्थिति में इसकी लैंडिंग कराई गई थी और तब से ये विमान खड़ा ही है। MD-83 विमान में खराबी आई थी और तब से ये बांग्लादेशी विमान ऐसे ही खड़ा है। अब नीलामी की बात कही जा रही, ई नीलामी होगी, इसके बारे में ये कहा जा रहा है। कंपनी को भी पत्र लिखा गया है। जवाब आने के बाद इस मामले में कार्रवाई होगी। लेकिन आपको बता दें कि पार्किंग समेत 3 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है, क्योंकि ये 2015 से ये विमान यहां पर खड़ा हुआ है। भोपाल से खबर बता रहे हैं, वैक्सीनेशन महाअभियान के लिए ऑफर निकाला गया है। भोपाल जिला प्रशासन ने लोगों को ऑफर दिया है कि 21 जून को वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को रेस्टोरेंट में 10 से 15% तक छूट मिलेगी। सागर गहरे, आमेर हट, मनोहर डेयरी, बापू की कुटिया समेत करीब 15 रेस्टोरेंट हैं। इनके सभी आउटलेट्स पर छूट मिलेगी। छूट पाने के लिए लोगों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। तो कोशिश यही है कि वैक्सीनेशन को रफ्तार दी जा सके, लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीन लें। और कल से महाअभियान जो शुरू हो रहा है, ऐसे में ये एक नई तरकीब निकाली है लोगों को वैक्सीन से जोड़ने की। प्रशासन ने लोगों को ऑफर दिया है कि जो व्यक्ति 21 जून को वैक्सीन लगवाता है, ऐसे लोगों को रेस्टोरेंट में जाने पर 10 से लेकर 15% तक की छूट मिलेगी। आमेरहट, मनोहर डेयरी, बापू की कुटिया समेत करीब 15 रेस्टोरेंट हैं जहां के सभी आउटलेट्स पर यह छूट मिल पाएगी। से ये आह्वान करता हूं कि कोरोना से बचने के लिए हमारे पास सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छा जो विकल्प है वो है वैक्सीनेशन का। आप सभी लोग आगे आएं और सोमवार को स्वयं को वैक्सीनेट अवश्य कराएं। स्वयं को ही नहीं, अपने परिवार में आप जिसको भी जानते हैं, अपने कार्य क्षेत्र से जिसको भी जानते हैं, उन सबको भी प्रेरित करें और सभी को वैक्सीनेट।
छतरपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें 2 युवक कट्टा लेकर एक गाने पर शादी समारोह में डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये युवक रसोईया ठाकुरन गांव के बताए जा रहे हैं, जहां पर एक शादी समारोह के दौरान ये युवक नायक नहीं खलनायक हूं मैं नाम के गाने पर कट्टा लहराते हुए डांस कर रहे हैं। यह वीडियो 2 से 3 महीने पुराना बताया जा रहा है, जो आज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वायरल वीडियो पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने संज्ञान लिया है। पुलिस की माने तो युवकों की पहचान कर ली गई है और जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। होशंगाबाद से खबर है, जहां के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। यहां पर बाघ से बचने के लिए एक तेंदुआ पेड़ पर चढ़ गया। टाइगर भी तेंदुए के इंतजार में काफी देर तक पेड़ के नीचे ही बैठा रहा। जंगल के 2 खूंखार जानवरों की ऐसी तस्वीर कभी कभार ही देखने को मिलती है। बालोद में दली राजहरा के राम गोपाल पटेल के घर में अचानक से भालू दाखिल हो गया, जिसके बाद पूरे घर में दहशत फैल गई। घर वालों ने सूझबूझ दिखाई और इस भालू को एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद वन विभाग को खबर भी कर दी गई। वन विभाग की टीम जब मौके पर पहुंची और भालू को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया तो भालू जो है वो पकड़ में तो ना आया बल्कि भाग खड़ा हुआ। भालू घर से भाग निकला और दूसरे इलाके में जा पहुंचा। फिलहाल भालू को पकड़ने की कोशिश जारी है। आज गंगा दशहरा है और हरदा में गंगा दशहरा के इस पावन पर्व पर बड़ी संख्या में भक्तों ने मां नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाई। मान्यता है कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मां गंगा धरती पर आई थी। स्कंद पुराण में इस बात का जिक्र है कि गंगा दशहरा के दिन मां गंगा और मां नर्मदा का मिलन होता है। कहा जाता है कि मां नर्मदा से मिलने के लिए मां गंगा खुद आती हैं। गंगा दशहरे के दिन मां नर्मदा में आस्था की डुबकी और दान करने से पुण्य का लाभ होता है। आज गंगा दशमी का पावन दिन है और मां नर्मदा के दर्शन करने के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो आज मां नर्मदा के दर्शन करके मैंने पुण्य लाभ लिया है और यहाँ पर आस्था और भक्ति का माहौल देखने को मिला। माँ गंगा जी का जो अवतरण हुआ था वह ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन हुआ है, तभी से गंगा दशहरा माना गया है। गंगा दशहरा और माँ नर्मदा का भी एक अलग महत्व है। माँ नर्मदा का स्कंद पुराण में उल्लेख किया गया है कि इस दिन माँ नर्मदा और गंगा जी का मिलन होता है। इस दिन दोनों बहनें मिलती हैं। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिसे पूरा देश इस विपत्ति में एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिसे हम एक साथ मिलकर वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा और कोरोना काल में बिना टीका लिए तो सुरक्षा की बात सोचनी भी बेमानी है। यकीन मानिए, जिसने भी इस बात की गंभीरता को समझा, यकीन मानिए वो अपना और अपनों का सच्चा हितैषी है। टीका संजीवनी है। इस बात की गंभीरता समझनी हो तो आप मुंबई में ऑटो ड्राइवर के लिए लगाए गए इस वैक्सीनेशन कैंप में आइए। यहाँ लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे ये वो लोग हैं जिनसे हमारा आपका सामना हर रोज होता है। ये हर रोज हजारों मुसाफिरों को रोज उनकी मंजिलों तक पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोरोना के खतरे से अनजान है। बावजूद इसके ये तमाम जोखिमों को समझते हुए भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हालांकि 18 से 44 साल की उम्र के ये ऑटो ड्राइवर्स हैं। काफी दिनों से टीका लेने के इच्छुक थे, लेकिन इन्हें वैक्सीन नहीं मिल पा रही थी। यही वजह है कि जैसे ही इन्हें पता चला कि मुंबई के नाहौर इलाके में
बीजेपी के सांसद ने 18 से 44 साल की उम्र के ऑटो ड्राइवर्स के लिए टीकाकरण कैंप लगाया है। ये यहाँ पहुँच गए। हमारे खासदार मनोज कोटा जी के द्वारा हम लोग को एकदम सही टाइम पे सही सुविधा मिली और हमको ज़रूरत थी, क्योंकि हम रोज़ 50-60 आदमी टोल लेके आते हैं जाते हैं। जितनी भी रिक्शा चालक महिला है उन सबके लिए वैक्सीनेशन बहुत इजीली दिया है। दरअसल संजीवनी आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बीजेपी सांसद मनोज कोटक ने मुंबई के नाहूर इलाके में ऑटो ड्राइवर्स के लिए एक वैक्सीनेशन कैंप लगाया था, जिसमें पुरुष और महिला समेत तकरीबन 500 ऑटो ड्राइवर का मुफ्त टीकाकरण किया गया। हमारी संस्था ने आज उनके लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया है और इस कार्यक्रम में 18 से लेके 44 का जो वयोगट है, इन ऑटो चालकों का वैक्सीनेशन यहाँ किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन महाराष्ट्र सरकार से लगातार फ्रंटलाइन वर्कर के दर्जे की मांग कर रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने अभी तक उन्हें इस तरह का कोई भी दर्जा नहीं दिया है। बावजूद इसके रिक्शा वालों की इस दलील को खारिज नहीं किया जा सकता कि वो कोरोना के खतरे के बीच भी लगातार यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाते हैं। बहरहाल इस कैंप की कामयाबी के बाद मुंबई के कई और ऑटो वालों ने वैक्सीन लेने की इच्छा जताई है, जिसे देखते हुए सांसद महोदय ने आने वाले वक्त में इस तरह के कई और कैंप के आयोजन का वादा किया है। उम्मीद है इनकी तरह आप भी समझदारी दिखाएंगे और जल्द से जल्द कोरोना को खत्म करने की इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी या शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7 प्रत्येक दिन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के हृदय स्थल इंदौर में एक बार फिर से शव के साथ अमानवीय घटना सामने आई। जिला अस्पताल में रखे पोस्टमार्टम के लिए शव को चूहों ने कुतर दिया। मृतक के परिजनों ने जिला अस्पताल प्रबंधन पर सवाल खड़े किए हैं। परिजनों ने प्रशासन से शिकायत करने की बात कही है। दरअसल इंदौर के नजदीक धार जिले के सेजवाई गांव के रहने वाले कृष्णकांत पांचाल को इंदौर के आनंद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु के बाद पुलिस और परिजनों ने शव पोस्टमार्टम के लिए शुक्रवार रात जिला अस्पताल में रख दिया, लेकिन जब परिजन शनिवार सुबह जिला अस्पताल पहुंचे तो शव की उंगलियां और चेहरे पर निशान देखने के बाद परिजनों ने विरोध जताया। उनका आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण शव की ये हालत हुई है। विकास हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। विकास, क्या जानकारी इस मामले में? नाराज नजर आ रहे हैं परिजन। कृष्णकांत पांचाल थे, जिनकी मौत एक जहरीली वस्तु के सेवन से हुई थी। उनके शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखाया गया था, लेकिन जब सुबह परीक्षण के लिए पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को निकाला गया तो उस दौरान उनके शरीर पर कई जख्म दिखाई दिए। इस दौरान परिजनों ने आपत्ति दर्ज कराई और विरोध स्वरूप परिजनों जिला प्रशासन से शिकायत की बात भी कही है। जानकारी मिली है कि जो परिजनों का आरोप है, उनके मुताबिक शव को चूहों के द्वारा कुतरा गया था। हालांकि ये पहला मामला नहीं है शहर में, इसके पहले भी मामले सामने आ चुके हैं, तो लापरवाहियां फिर भी जारी हैं उसके बावजूद भी। शुक्रिया आपका विकास। और अब चलते चलते एक बार फिर सुर्खियां।